हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं अपनी क्लास 10th की सीरीज़ की नई वीडियो, जो कि आपकी चैप्टर 3 की होगी, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, उसका जो भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी टर्म्स रहेंगे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा कि जिससे आपकी वजह से आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर, आरडी, एनसीईआरटी, एनीवेयर, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके लिए मस्ट है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमारे कुछ टर्म्स होंगे, हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमने 9th क्लास में या फिर प्रीवियस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल वाला था उसमें हमने पढ़ी है, उसका पता हमें यहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जैसे आपका एक टर्म है वेरिएबल और कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स क्या थे। कोई भी अगर हमारा टर्म है कि लाइक 70x लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पर x है जिसकी वैल्यू चेंज होगी उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और जो ये नंबर होगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, वो बोलते हैं हम x का कोफिशिएंट बोल देंगे, जो कि एक कांस्टेंट पार्ट है। क्या होता है? कोफिशिएंट बोलेंगे x का, और ये एक कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म होगा। इसी तरह से अगर आपको दिया हुआ है कुछ ax के टर्म में, तो जो x है आपका वो वेरिएबल होगा, और जो a है आपका वो एक कांस्टेंट या फिर कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x है। रिवाइज हो गया? ठीक है, जो भी आपके टर्म्स होते हैं a, b, c या फिर 1, 2, 3 इंक्लूडिंग k, ये सब आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कोफिशिएंट्स या फिर बोल सकते हो उनको कांस्टेंट्स। ओके, फिर आपका आता है एक जो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स की डिग्री के ऊपर। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं हमारी जो आपको याद होगा, तो अगर मैं आपको बता दूं तो हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था। डिग्री कितनी होती थी हमारी, जो हमने सिर्फ पढ़ी है, उसके आगे भी जा सकते हैं 1, 2, 3। 1 डिग्री वाली इक्वेशन को हम बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड डिग्री वाली इक्वेशन को हम बोलते थे क्वाड्रेटिक, और जो आपकी 3 डिग्री वाली होती थी उसे हम क्या बोलते थे? क्यूबिक। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? डिग्री से पता लग गया। अब जो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इट मीन्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, बट आपको क्लियर करना जरूरी था कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी, लाइक ax प्लस b। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री 1 है। दैट मीन्स ये जो है हमारी वो होती है एक लीनियर इक्वेशन। क्लियर? उसके बाद आप मुझे 1-2 बार देखते होंगे, कभी इक्वेशन बोल रहे हैं, कभी हम बोल रहे हैं पॉलिनोमियल। तो देखो, इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस में जो हमारी x की पावर होती है वो हम कुछ भी ले सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आप लिख सकते हो कि x की पावर 1/2, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर या फिर प्लस x प्लस 3, और इक्वल कर देते हैं इसको 0 के, तो ये क्या बन जाती है आपकी? ये है आपकी एक इक्वेशन। बट अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, सो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी? एक होल नंबर में होगी। जैसे एक्स स्क्वायर हो सकता है, x की पावर 1 हो सकता है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें जो आपकी पावर होगी x की, पावर शुड बी अ होल नंबर। क्लियर हो गया? समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन अ इक्वेशन एंड अ पॉलिनोमियल? ये समझ आ गया होगा। चलिए, फिर ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर में जो हम मेन डिस्कस करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब भाई होता क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? बात करते हैं पेयर की। पेयर का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ शूज़, तो शूज़ पेयर मतलब 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट मीन अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन होंगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पेयर वाली चीज़ समझ आ गई? लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर क्या डिनोट करेगा यहाँ पर? लीनियर डिनोट करेगा कि उस इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लाइक जो भी वेरिएबल की पावर है वो 1 होनी चाहिए। भाई इसने साथ में जोड़ दिया कि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक अगर हमने लीनियर पढ़ा तो ax प्लस b, इसमें तो एक ही वेरिएबल है। हमने पढ़ा 2y प्लस c, इसमें तो एक ही वेरिएबल है। अभी 2 वेरिएबल वाली झंझट क्या है? तो चलो 2 वेरिएबल भी देख लेते हैं। इसके लिए अगर मैं एक सिंपल सी एक लाइक आपके लिए इक्वेशन लूँ, तो आप देखो, एक आपने लिख दिया ax,
ये एक वेरिएबल हो गया, साथ में मैंने लिख दिया by, तो ये दूसरा वेरिएबल भी आ गया। और यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो आपकी हाईएस्ट पावर है x की भी और y की भी, वो क्या है, 1 है। तो ये जो पावर 1 है वो उसकी डिग्री 1 है, तो वो बना देती है उनको लीनियर। क्या बना देती है, लीनियर। इसी तरह से हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है लाइक आपकी ax प्लस by, एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, अगर हम अभी पेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, लीनियर इक्वेशन देखिए इन टू वेरिएबल। वेरिएबल आपका कौन सा है, x और y, दोनों क्या है आपके वेरिएबल्स है। अगर हम बात करें इस b की साथ में a की, तो ये क्या है आपके कोफिशिएंट्स है। क्या है, कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट किसके हैं, a x का कोफिशिएंट है और b y का कोफिशिएंट है। और जो टर्म आपका अकेले रखा हुआ है, अकेले बैठा हुआ है, उसको बोलोगे आप वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर। क्लियर हो गई, ये होती है आपकी जनरल। अब यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन है ना, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, टू वेरिएबल भी आ गए भाई, एक वेरिएबल x भी है, एक वेरिएबल y भी है, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी यहाँ पर, जिसे हम लिख देते हैं a1x। अब a1x क्या है, जब भी हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो उसके जो हमारे वेरिएबल्स होंगे x और y वो सेम होंगे। जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, उसमें भी x होगा, इसमें भी y, उसमें भी y, इसमें भी x, ठीक है ना, वो सेम ही रहेंगे। ये भी आपके वेरिएबल्स हैं, बट नंबर तो कुछ और हो सकते हैं ना। जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम इनको लिखते हैं a1x, एक कांस्टेंट x, फिर b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाती है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2। ये होती है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर बोलो एक जनरल फॉर्म। समझ आ गया होगा यहाँ से तक। सबसे पहले हमने समझना था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है क्या। ओके, चलो तो फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप समझ में सबको आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे लाइक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इट विल बी रिजॉल्व। ठीक है, चलिए अब बात आती है, अभी तक हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ना है कि उन इक्वेशंस का हमें सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। भाई हमें दो लीनियर इक्वेशन दे तो दी गई हैं, अब उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स है, एक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होगा कि आपको कुछ ग्राफ्स इक्वेशन दी जाएंगी, उन इक्वेशंस का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपको अगर याद होगा तो मैंने प्रीवियस वाली चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस या फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। उनके ग्राफ्स बनते हैं आपकी स्ट्रेट लाइन के। ओके, तो हमारे जो भी ग्राफ्स बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, कैसे भी बनेंगे। तो ग्राफिकली हम उन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करके, जो हमारी दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी उनको ड्रॉ करके हम फाइंड करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। दूसरा आ जाता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक में हमें ग्राफ की नीड नहीं होगी, उसके भी दो सब पार्ट्स है, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है, हम ये आगे समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको नाम बताए हुए हैं मैंने कि दो मेथड्स है, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में एक सब्स्टिट्यूशन है और एक एलिमिनेशन है। क्लियर, चलो तो फिर मूव करते हैं आगे। देखो, उससे पहले जब हम शुरू करते हैं अपना ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। अब लाइंस के मैं कुछ टाइप्स भी बता देती हूँ कि जब हम दो इक्वेशंस की लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस कैसे कैसे आ सकती हैं ग्राफ पर। लाइक आपका ये ग्राफ है, ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, सो अगर हम देखें कि देखो पहली है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो जो फर्स्ट वाले के ग्राफ किस तरह बनेंगे, आपका ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दो इक्वेशंस होंगी, एक इक्वेशन से एक लाइन मिल गई, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन मिल गई। तो पहला कह रहा है कि वो लाइंस हो सकता है कि आपकी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉसिबिलिटी है। सेकंड बता रहा है कि
कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती है? कोइंसाइड मीन्स वो आपस में कोइंसाइड कर रही होंगी। लाइक अगर मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। लाइक वो क्या हो जाएंगे, वो कोइंसाइड कर जाएंगे, इसके ऊपर ही आ जाएगी वो लाइन, बिल्कुल एज इट इज़ हो गई वो कोइंसाइड। क्लियर? तो ये हो जाती है कोइंसाइड लाइन। यहीं पर लाइन 1 है और यहीं पर लाइन 2 है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाना। जैसे कॉपी के पेपर, एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर आ जाता है, उसी तरह एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, उसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस। ओके, थर्ड टाइप आता है आपका पैरेलल लाइंस। अब भाई पैरेलल से तो क्लियर हो गया होगा, पैरेलल कौन सा होता है? एक लाइन इस तरह है तो सेकेंड लाइन भी इस तरह। लाइक ये बहुत ज़्यादा पैरेलल नहीं है, चलो ठीक है ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया? तो इस तरह की लाइंस हमें मिलने वाली है जब हम अपने ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। इतना सा इसमें समझना था, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ग्राफिकल मेथड से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपके एक चीज़ और आ जाती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। देखो अभी जो हम दो इक्वेशंस पढ़ेंगे, हमारी जो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2। अच्छा, इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होंगे कि यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज़ x की और कुछ वैल्यूज़ y की इस तरह आ रही होंगी कि वो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। लाइक जब आप x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा, और जब x और y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा। इट मीन सेटिस्फाई कर रही होंगी वैल्यूज़। वो एक ही वैल्यूज़ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तभी वो दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएंगी। ओके, तो अब हम ये ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे? उससे पहले क्या होता है कि अगर हमें x और y का कोई एक वैल्यू मिल जाती है, अब सोल्यूशन पता लग गया क्या है, तो इनकंसिस्टेंट के टॉपिक पे आ जाते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट बोला गया है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सोल्यूशन, कि आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लाइक x की कोई एक वैल्यू और y की कोई एक वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो आपकी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उस केस में क्या होगा? नो सोल्यूशन, कि हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्लियर हो गया? उसको बोलेंगे नो सोल्यूशन। और ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्या बोलोगे उसको? इनकंसिस्टेंट। ओके, तो कभी अगर आ जाए कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ हाउ मेनी सोल्यूशन, तो उसका आंसर होगा आपका नो सोल्यूशन, क्योंकि जब हमारी इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा तभी हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंट। अब नो सोल्यूशन तो हो गया कि चलो भाई कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच हैज़ अ सोल्यूशन, लाइक जिसका कोई एक सोल्यूशन है। हैज़ अ सोल्यूशन मीन्स कोई एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन के लिए ही बोला जाएगा, वन सोल्यूशन ओनली। ऐसा नहीं कि x की भी 2 वैल्यूज़ आ रही है, y की भी 2 आ रही है। अगर x और y की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसके लिए दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब आप बोलोगे कि वो जो सिस्टम है हमारा, वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारी क्या है? कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया? उसके बाद अब एक तो केस हो गया कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। एक हो गया कि आपकी एग्जैक्टली एक कोई वैल्यू है x एंड y की जो सेटिस्फाई कर रही है, तो वहाँ से पता लग गया कि हमें एक सोल्यूशन है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या है? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारी वैल्यूज़ x और y की ऐसी होंगी जो दोनों ही इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई कर रही होंगी। उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, और उसको जो वो भी क्या होती है? हमारी कंसिस्टेंट ही होती है। तो अगर हमारे पास, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर एक सोल्यूशन है या फिर मैनी सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट तो होगा, बट सिर्फ मैनी सोल्यूशन वाले को ही आप डिपेंडेंट पेयर ऑफ वेरिएबल बोलोगे। ये नहीं कि आपका वन सोल्यूशन वाला भी डिपेंडेंट हो जाएगा, नहीं, आपका सिर्फ जो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला है उसी को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ओके, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं में से आपसे बहुत छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपको नहीं पता होगा, आपको पता होगा कि कंसिस्टेंट क्या है, कि चलो कंसिस्टेंट में कौन सा वाला होता है कि नो सोल्यूशन वाला भाई इनकंसिस्टेंट हो गया, एक सोल्यूशन वाला कंसिस्टेंट हो गया। अब आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि डिपेंडेंट वाले में कितने सोल्यूशन होते हैं। अब आप घूम जाओगे कि मैम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो पढ़ा था, डिपेंडेंट कहाँ गया। तो डिपेंडेंट वाला होता है आपका मैनी सोल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला। क्लियर हो गया, समझ आ गई कंसिस्टेंसी भी इक्वेशंस की। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम अपना आगे। छोटा सा आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चंस पूछने के ना इस चैप्टर में बहुत सारे तरीके हैं। आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, आपने अभी पढ़ा ना इक्वेशंस कैसी होती है। इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन थी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आप ये कंसिस्टेंसी है या फिर एक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है, वो किस बेस पे बता सकते हैं। अगर आप उनके कोफिशिएंट ले लो, लाइक a1/a2 निकाल लो, साथ में b1/b2 निकाल लो और बोल दो कि वो दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। क्लियर, अगर वो इक्वल नहीं है तो आप वहीं से कह सकते हो कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, लाइक कोई भी एक सोल्यूशन होगा। और अगर एक सोल्यूशन है तो मैंने अभी क्या बताया था, वो सिस्टम हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। ओके, इसको अभी बताते हैं, रुकिए। फिर उसके बाद अगर आप कोफिशिएंट से देखोगे तो अगर आप देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, भाई तीनों ही इक्वल आ गए। अब तीनों इक्वल आ गए मतलब उनके तो बहुत सारे सोल्यूशन है, और बहुत सारे सोल्यूशंस के लिए हमने अभी पढ़ा वो कंसिस्टेंट तो होता है, साथ में उसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ओके। चलो अब उसके बाद एक केस और आ जाता है कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, ये है ना नॉट इक्वल टू। उस केस में आप बोलोगे नो सोल्यूशन, लाइक कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और उस वहाँ पे बोल दोगे कि हमारा जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ये वाली कंडीशन चेक करके बताओ कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तब आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना होगा, राइट। आपको क्या करना होगा, आपने करना होगा सिर्फ ये वाली कंडीशन चेक और बताना होगा कि उसके कितने सोल्यूशन है। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। या फिर आपसे सिंपली पूछ सकता है कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ बता दो, तब आपको ये वाली कंडीशन चेक करके बताना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अब ग्राफ ड्रॉ करके। अब वहाँ पे ये वो बोल देगा स्पेसिफिकली कि आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताना है कि हमारे जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर उसके कितने सोल्यूशन है, कि भाई 1 सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। 3 ही केस होते हैं ना, या तो एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं या फिर एक भी नहीं होगा, 3 ही केस बन रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको 3 टाइप्स की लाइन बताई थी, अब अगर आपकी 3 लाइन जो है किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, तो ये कोई पॉइंट होगा ना, यहाँ पे कोई x कोऑर्डिनेट भी होगा, यहाँ पे कोई y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो वही जो वैल्यूज़ आपकी x और y की होंगी वही सोल्यूशन होंगी इसका। अब 2 लाइंस हमेशा क्या होती हैं, वो एक ही पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले केस में आपको क्या मिलता है कि एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, ना तो x की कोई और वैल्यू ना ही कोई और वैल्यू। देखो कॉमन पॉइंट, देखो एक पॉइंट क्या होता है, अगर आपकी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करी तो ये एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब ये क्या है आपका एक कॉमन पॉइंट है। क्या बोलोगे इसे, कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट ही तो दोनों का सोल्यूशन होगा ना, लाइक वही वैल्यू तो अगर आप इक्वेशन 1 में रख दोगे तो इक्वेशन 2 में रख दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसलिए जहाँ भी इंटरसेक्ट कर जाए इसका मतलब उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है। ये वाला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे एक रेड लाइन है और एक आपकी येलो लाइन है, दोनों लाइंस क्या हो गई, सुपर इम्पोज हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। तो यहाँ पे आ गई आपकी कोइंसिडेंट लाइन। पहली वाली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करी, ये बन गई, दूसरी वाली ड्रॉ करी, वो उसके ऊपर आ गई एज इट इज। तो इस केस में अब यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स हैं कॉमन, भाई 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट्स ही तो कॉमन है, और सारे पॉइंट्स कॉमन है मतलब हमारे बहुत सारे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है। क्लियर, तो बस यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करोगे। अगर पूछा है कि कितने सोल्यूशन है तो मैनी सोल्यूशन है, पूछा है सिस्टम कैसा है तो कंसिस्टेंट है। समझ आ गया। इसी तरह हमारा थर्ड केस आता है कि हमारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही।
अब आपने हमेशा पढ़ा होगा कि अगर आप कोई भी दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे, लाइक भाई ये मैंने यहाँ से यहाँ कर दी, एक यहाँ कर दी, क्या वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में? वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, सो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब जब वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनका तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा, और अगर उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप बोल सकते हो कि नो सोल्यूशन, और उस केस में हमारी कंसिस्टेंसी कैसी आ जाएगी? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया? रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन आई, एक कॉमन पॉइंट है तो वन सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस आई, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। और अगर पैरेलल लाइंस है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सोल्यूशन। समझ आ गया? क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो अब आता है ग्राफिकली मेथड से हम कैसे करेंगे। यहीं तक आपका इंपॉर्टेंट था, जो भी चैप्टर में टर्म्स वगैरह हमें समझने थे। अब सारे मेथड्स में हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हमें अपनी एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन करने कैसे हैं। ओके, चलो तो फिर मूव करते हैं। आपका फर्स्ट मेथड, जैसे मैंने आपको बताया, वो था आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लिया है जो एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि चेक ग्राफिकली, बोल दिया ना उसने स्पेसिफिकली कि आपको ग्राफिकली चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन में नो सोल्यूशन है, यूनिक मतलब वन सोल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। और अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में अब कौन कौन सी कंडीशन दी याद है? या तो उसका एक सोल्यूशन होगा या मेनी सोल्यूशन होगा। तो उसने बोल दिया कि अगर कंसिस्टेंट है तो उन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली। ओके, तो चलो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, चेक ग्राफिकली, बता दिया मैंने। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों इक्वेशंस आपको दी हुई है। एक इक्वेशन है आपकी ओके x + 3y इक्वल्स टू 0, सॉरी 6, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अब जब भी हमारे पास दो इक्वेशन होती है, चलो एक ही इक्वेशन लिख लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं, हमें ना दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देखो हमारे पास जब तक दो पॉइंट्स नहीं होंगे तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमें कोई भी दो पॉइंट्स बनाने ताकि हम उनको ज्वाइन करके एक लाइन बना लें। क्लियर? इसी तरह इसके लिए दो पॉइंट्स निकालने के लिए वैसे ट्राई करते हैं हम कि ज़ीरो रख ले, बट नहीं मिलता तो उस केस में हम अलग देख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो। इजीली करने के लिए हम क्या करते हैं कि x को हम 0 रखते हैं। अगर x को 0 रखेंगे, आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो पुट x इक्वल टू 0। x को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 0 + 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो यहाँ से जो 3 है, ये 0 + 3y तो 3y हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा? 6/3। तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 2। तो एक कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया कि जब आपने x को 0 रखा तो y आपको मिल जाता है 2। ओके, इसका आप यहाँ पे बना सकते हैं, देखो इस तरह से। और अगर यहाँ पे आप y को 0 पुट करोगे, ठीक है, एक बार y को पुट कर लेते हैं, एक बार x को। y को अगर 0 रखें तो 3 × 0 0 हो जाएगा ना, x + 0 = 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। इसके लिए एक छोटा सा देखो टेबल बना लेते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से एक टेबल बना सकते हो। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू आपकी x की, ये y की। लाइक हमने जब x को 0 रखा था ना, तो y की क्या वैल्यू मिली? 2 मिली। अब जब हमने y को 0 रखा तो x की क्या वैल्यू मिली? 6 मिली। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन ले लीजिए। दूसरी क्या है आपकी? 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप x = 0 पुट करेंगे। x = 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 0 - 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से मिल जाएगा -3y = 12। अब 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। साथ में माइनस साइन भी है तो -4 आ गया। चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह से एक बार y को 0 रख लीजिए। y को अगर 0 रखोगे तब क्या मिलेगा? देखो y को अगर 0 रखना है तो 2x - 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 12। यहाँ से 2x 12 हो जाएगा। और अगर 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 पुट करी, इसका एक और टेबल बना लीजिए। ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए हो गया, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये x की वैल्यू, ये y। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई हमारे पास -4।
जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा, ये y की वैल्यू से, तो x की वैल्यू आई आपकी 6। ये आपके आगे सब दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इस वाले पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट A। तो x क्या है आपका, कैसे लिखते थे, पॉइंट 0,2, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। इसको मान लीजिए पॉइंट B, कितना आ गया 6,0। क्लियर, बहुत इजी से स्टेप्स हैं। इसी तरह इसका एक पॉइंट मान लीजिए C, तो x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y क्या है आपका -4। यहाँ पे आ जाइए, D पॉइंट मान लीजिए, x कोऑर्डिनेट आपका C है और D क्या है आपका 0। अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। देखो ये थोड़ा सा देख लो, A के कितना है 0,2, ये है आपका ग्राफ। यहाँ पे 0,2, 0 मतलब x 0 है और y 2 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपका A। क्लियर, साथ में B पॉइंट कौन सा है आपका 6,0। तो देखो 6 कहाँ पे है, x कोऑर्डिनेट 6 है और y आपका 0 है, तो ये आ गया आपका B पॉइंट। क्लियर, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें A और B को, तो आपकी क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी आपका ग्राफ, आ गया फर्स्ट लाइन का। एक लाइन ही तो आनी थी ना हमारी, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने उससे, बट मेन थिंग इज़ कि आपने क्या ज्वाइन करना है, आपने ना ये ज्वाइन कर देना है, ठीक है, कैसे भी। अब देखिए, अब C और D से निकालते हैं। C के आपका 0, -4, तो 0 तो x एक्सिस पर और कोमा -4 y एक्सिस पर, ये आ गया आपका पॉइंट C। और D पॉइंट क्या है आपका, फिर से 6,0, तो यही वाला सेम पॉइंट आपका क्या है D है। अब फिर से इनको ज्वाइन कर दीजिए C और D को। तो कैसे ज्वाइन करेंगे C और D पॉइंट को, यहाँ पे कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, लाइक मैं इस लाइन को अगर ये ऐसे बना दूँ और एक्सटेंड कर दूँ, और इस वाले पॉइंट को भी और एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा सा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओके 1 सेकेंड, ठीक है, इस वाले को भी अगर आप एक्सटेंड कर दो, D पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो आपने देखा कि ये जो दोनों लाइंस है ना, वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कैसी लाइंस आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। क्लियर, तो अभी तक जो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कैसा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइट। अब बताओ मुझे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई तो कैसा सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1, और 1 का मतलब है यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, अब उसने बोला है ना कि अगर कंसिस्टेंट है, अगर उसका कोई सोल्यूशन है, तो बताओ कौन सा सोल्यूशन है। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका 6,0। x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 0, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो आ गई आपकी 6 और जो y की वैल्यू है वो आ गई आपकी 0। यही हो जाएगा आपका सोल्यूशन, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो दोनों वैल्यूज है ना, वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी था, समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो रीच आउट टू मी, मैं आपकी हेल्प करूंगी लाइक टू सॉल्व दैट। ओके, चलो तो फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैंने बताया था उसके बाद था आपका एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में हमें ग्राफ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, उसका पहला पार्ट था आपका सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि हम एक लाइक किसी की वैल्यू किसी की जगह पे दूसरी वैल्यू को रखना, वैसे वैल्यू में बता रही हूँ मैं, तो उसी को बोला है कि वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे टर्म में एक्सप्रेस करके उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। बात आती है कि मेथड वर्क कैसे करता है, तो वो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे वर्क करेगा। चलिए, तो इक्वेशंस मैंने आपकी सेम ली है जिससे आपको भी लगे कि हाँ एक ही सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने ना कोई भी एक इक्वेशन जो थोड़ी सी आपको इजी लग रही हो, जैसे कि x + 3y है, ठीक है, तो x + 3y इज इक्वल टू 6। तो हमारा मतलब क्या था कि इसमें कोई भी एक वेरिएबल लो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द अनदर टर्म्स। ठीक है, तो x को जो है y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लो। कैसे करोगे, अगर मैं 3y को उधर शिफ्ट कर दूँ तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब भाई हमारी जो x की वैल्यू थी वो आ गई, यहाँ पे आपको सिर्फ x लेके आना है, तो y के टर्म्स में आ गई ना। इसे मान लीजिए ये तो आपकी इक्वेशन 1 थी। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आई आपकी x की, एक वैल्यू है ना x की, इसे सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में।
तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि हमें इसमें x की वैल्यू को पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 6 माइनस 3y, तो 2 एज इट इज लिखेंगे, x के प्लेस पे लिखेंगे 6 माइनस 3y, साथ में लास्ट में आपका माइनस 3y इक्वल टू 12। आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6y और साथ में ये आपका है माइनस 3y इज इक्वल टू 12। चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपका यहाँ से 12 माइनस 6y माइनस 3y कितना होता है, माइनस 9y इज इक्वल टू 12। अगर ये 12 मैं उधर शिफ्ट करूँगी तो 12 कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 12 में से 12 सेपरेट करेंगे। अब माइनस 9 क्या है, y के कॉफिशिएंट है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा 0 अपॉन माइनस 9। तो अगर 0 के अपॉन में कोई भी चीज़ है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की कैसे फाइंड करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो ना x की वैल्यू क्या थी, x की थी हमारी 6 माइनस 3y, तो आप लिख दोगे पुट इन इक्वेशन 1, जो आपकी इक्वेशन 1 थी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 3y। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो x की आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 कितना होता है 0, तो x हो जाएगा 6 माइनस 0। तो यहाँ से आपका आ गया कि x इज इक्वल टू 6 आ गया ना। सेम आपका x की वैल्यू आपकी 6 आ गई और y की वैल्यू आ गई आपकी 0, और यही हमारा सोल्यूशन था इस इक्वेशन का। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा अच्छे से कैसे करना है। तो यही हमारा सिंपल सा था एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लास्ट मेथड बचा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन का समझ में आ गया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बस सिंप्लीफाइंग करना है। सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू तो नाम दे दिया सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें बोल रहा है वी इलिमिनेट मतलब रिमूव कर देते हैं एक वेरिएबल को पहले और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, और क्योंकि हम एक को इलिमिनेट करते हैं इसलिए इस मेथड को बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। अब मेन चीज़ ये है कि इलिमिनेशन मेथड वर्क कैसे करता है, इसके लिए आप अपने आँख कान नाक सब खोल लीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए कि कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, इक्वेशंस मैंने इसमें भी सेम ली है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, आपकी पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसे मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं बात करूँ स्टेप 1 की, तो इसमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लीजिए। मैं यहाँ पे हिंट के लिए लिख देती हूँ, मेक कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल सेम, मेक कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल, एनी वन कोई से भी वेरिएबल की, ओके उसको सेम बनाना है। अब सेम बनाना कैसे है, देखो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सेम है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3 है और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ सेम है, हम इजीली कर सकते हैं। बट अगर मान लो यहाँ पे सेम नहीं था कि हमें तो x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, क्या बनाना है x का कोफिशिएंट सेम बनाना है। x का कोफिशिएंट कैसा बनाएंगे, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कि ये भी 2x हो गया, ये भी 2x। बट जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 6 2 12। मतलब सारे टर्म्स को आपको फिर क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। ओके, ये था आपका x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। क्लियर है, बट यहाँ पे हमारा क्या है कोफिशिएंट सेम है। तो अब देखो इसको कैंसिल कैसे करोगे, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आप लिख सकते हो देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट हमें अकॉर्डिंगली करना है कि अगर साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है ताकि वो सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाए। बट अगर हमारे साइन जो है वो सेम है
तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट अगर हमारे साइन डिफरेंट है तो हमें उन्हें सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जैसे अब देखो ऐड करने का तरीका बता देती हूँ, इसको ना ऊपर नीचे रखना है ऐसे, x + 3y = 6 आ गया, x के नीचे x वाला टर्म लिखो, 2x - 3y = 12 आ गया। क्लियर। अब क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो साइन तो सेम ही रहेंगे, ये वाला भी माइनस ही रहेगा और ये वाला प्लस रहेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है ना, बस यहाँ पे सिंपली ऐड लिख दो। x में 2x अगर ऐड करोगे कितना आया, 3x आया भाई। 3y में -3y करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर बोल दो कि 0 आ जाएगा यहाँ पे। और 6 में +12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 + 6, तो 2 + 6 8, और ये आ गया 1 18 आ गया। तो यहाँ से आपकी 3x + 0 कितना हो गया, 3x = 18। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 / 3। ओके, कितना होता है, 3 × 6 = 18 होता है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6, और यही आपकी वैल्यू थी। अब कैसे फाइंड करेंगे y की वैल्यू? y की वैल्यू फाइंड करने में जो आपकी मर्जी हो, जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो, फर्स्ट इक्वेशन अच्छी लग रही हो तो सेकंड लग रही हो तो x की वैल्यू उसमें रख दो। माना मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है तो x + 3y = 0। सो हम अब ये पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं, अब हम पुट कर रहे हैं वैल्यू को। पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन क्या है हमारी, x + 3y = 6। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 रख दूँ, +3y = 6, इधर साइड जो 6 है दूसरी साइड जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 6 - 6, और 6 - 6 कैसा हो जाएगा, 0 हो गया भाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 / 3, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वो क्या मिलता है, 0। तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अभी तक आपने देखा होगा हमने तीनों मेथड से किया, बट हमारा जो सोल्यूशन है वो एक ही आया, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। इस वाले मेथड में देखो x = 6, y = 0, और ग्राफिकल में भी x = 6, y = 0, सेम ही आया। तो इसी तरह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एलिमिनेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में कैसे करना है। बाकी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में, वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी नई वीडियोज़ में। ओके, उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, अगर हम बात करें तो उसका क्या है, एक टर्म आया था हमारा बीच में, वो था आपका इक्विवेलेंट इक्वेशन। देखो ये वाला था ना आपका, यहाँ पे जो अलजेब्रिक में था, मैं आपको दिखा देती हूँ, कंसिस्टेंसी ये आया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी अपना ऐसा टर्म नहीं छोड़ना है कि वो हमें बाद में समझना है। इक्विवेलेंट इक्वेशंस, ओके। देखो कोई एक इक्वेशन मान ली मैंने, कि यहाँ से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये है आपकी 2x + 3y = 2, ऐसी कोई इक्वेशन है। उसके बाद मैंने एक इक्वेशन और लिख दी, वो आपकी 4x + 6y = 2। अब देखो देखने में तो ये डिफरेंट लग रही है कि ये भी 2x है, ये भी 3y है, और ये भी 2 है, बट अगर सॉरी ये 2x है, ये 4x है, 3y है, 6y है, बट अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा इसको ना 4 रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, 2x + 3y, और यहाँ पे इस 4 को कैसे लिख सकते हो, चलो 4 ही रहने दो। तो अगर ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2x + 3y = 4/2, ये जाएगा 2 टाइम्स। तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आ गई, आपकी इक्वेशन वही बन गई जो भी स्टार्टिंग में थी, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, तो वही सेकंड को सॉल्व किया तो सेकंड भी वही आ गई। इसका मतलब कि अगर वो सेम रेशियो में हो ना, कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4, 3 की मल्टीप्लाई भी 2 से करी 6, 2 की भी 4 से करी, कि अगर किसी एक कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई हो रही हो, पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दिया हो, तो वो कहलाती है हमारी इक्विवेलेंट इक्वेशंस। ओके, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ आपके बस अब जो रहेगा वो हमारे क्वेश्चंस हैं, जिनकी हम भर भर के प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। ओके, सो सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को ज़रूर शेयर कीजिए, दैट हेल्प्स अ लॉट।
ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।